शो स्टार प्लस पर महाभारत को बनने में लगे थे 5 साल। कैसे द्रौपदी का चीरहरण शूट हुआ था, कैसे सेट पर रहते थे पांडव और कौरव, और कैसे हुई थी शो की कास्टिंग, और ढेर सारी ऐसी बातें हमें बता रही हैं शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी एक स्पेशल बातचीत में अभिनेत्री पूजा शर्मा यानी द्रौपदी के साथ। तो द्रौपदी ने महाभारत के बनने को लेकर सिद्धार्थ से ढेर सारे सवाल पूछे। तो चलिए सुनते हैं महाभारत के बनने की कहानी द्रौपदी और शो के प्रोड्यूसर की जुबानी। महाभारत के पीछे थॉट ही यही है कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। कहते हैं कि चारों वेद लिखे गए थे, जैसे आज भी कोई हिस्ट्री किसी को पढ़ने बोले, वेद पढ़ने बोले तो कोई पढ़ता नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि चारों वेद लिखे गए थे और कोई पढ़ता नहीं था। और फिर ऐसी एक कहानी जो उस समय घटी महाभारत की लिखी गई, जिससे पढ़ने से और समझने से कहते हैं आपको चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कहानी ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे ही कह पाऊंगा, मुझे समझना पड़ेगा और अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा। मैं कोई रीमेक नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई पहले बनी हुई कहानी को फिर से नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगा कि एक नई सोच आनी चाहिए इसके थ्रू से, एक नया इंटरप्रिटेशन होना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। तो ये जैसे थॉट आया, उसके बाद करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और ऑफ कोर्स ये थॉट आपको 5 साल तक ले गया? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इस तरह 2009-10 की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह का प्रोग्राम कभी इंडिया में किसी ने बनाया नहीं था, इंक्लूडिंग हमने भी कभी इस तरह का काम किया नहीं था। एक बहुत बड़े प्रीमियम कंटेंट, बहुत टॉप क्वालिटी कंटेंट की हम बात कर रहे थे कि हमारी मेकिंग ऐसी होगी, किस तरीके से व्यूअर्स को एक नई चीज पेश कर पाएंगे। तो बहुत सारा काम था उसमें। कहीं ना कहीं मेरा भी इनएक्सपीरियंस था, तो लोगों को उतना ट्रस्ट मेरे पे इनिशियली। तो काम करते करते नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे सीखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इतना टाइम एक्चुअली में अगर सच बताऊं तो वो टाइम जो मुझे मिला वो कहीं ना कहीं एक भूल था, बिकॉज कॉस्ट फ्रंट पे इश्यूज हुए, बजट फ्रंट पे इश्यूज हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए जिससे कारण काम रुका। पर एक्चुअली वो टाइम मैंने काम कभी रोका ही नहीं, मैं तो फुल टाइम काम करता ही रहा, क्योंकि जितना मुझे वो टाइम था उतने टाइम पे मैं और पढ़ता रहा और चीज़ों पे सोचता रहा और नई नई चीज़ें करता रहा। तो मेरे लिए वो टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा कि मैं जो सोच फाइनली आपके सामने वाले व्यूअर्स के सामने आई, और आप भी इंटीग्रल पार्ट है इस कहानी की, तो उस सब के पीछे वो टाइम बहुत वैल्यूएबल था। तो आपने बोला कि आप ये यूथ को स्टोरी बताना चाहते थे, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय रामायण और महाभारत जो पुरानी वाली हैं वो भी ऑन एयर हैं और वो भी वेल रिसीव्ड हैं। पर अगर आप देखें तो उन दोनों शोज के जो मेकर्स थे, रामानंद सागर जी, वी.आर. चोपड़ा जी, उन लोगों ने ये दोनों शोज तब बनाए जब उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस था, लाइफ का भी और काम का भी, वो एक एज में जाके। What were you? How old were you? All of like I don't know, like a relatively young person, और आपने सोच लिया कि बस मैं ये बनाऊंगा और मैं करूंगा। आपको डाउट नहीं आया? Because from what I know, आप अर्चनों की बात कर रहे हैं, आप खुल के नहीं बता रहे हैं because you don't want to play the blame game, but बहुत लोगों ने आपको इनिशियली डाउट किया कि ये नहीं हो पाएगा। मुझे एक्टर्स ने बताया कि बनते बनते शो पे लोगों ने डाउट किया कि क्या शो, मुझे शफक ने बताया था एक दिन वो शूट कर रही थी और लोगों ने बोला क्या शूट कर रहे हो, बोला महाभारत, तो बोला अरे वो तो शो क्यों शूट कर रहे हो, वो तो नहीं बनेगा। बोला अरे वो बन रहा है, शूटिंग हो रही है। बोला बन रहा है तो ऑन एयर नहीं होगा। तो इस किस्म के डाउट के बाद आज जो रिस्पांस मिल रहा है, व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? नहीं, बिल्कुल सही। क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ चीजें अगर नहीं चलती हैं और क्या कुछ पास्ट में बहुत सारी रूमर्स चलते रहते हैं, तो महाभारत के साथ एक ऐसी रूमर थी, अब मैं कहूँगा उस समय तो है थी, अब थी हो गई है, कि ये जिंक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को जो भी बनाता है उसकी कंपनी बंद हो जाती है, चैनल्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखो तुमने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि एक्चुअली हम बहुत प्रॉब्लम से गुजरे थे, वो उस टाइम हम काम करते करते, बस काम होते हुए रुक रहा था, अलग अलग चीज़ों से प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो हर लोग कहते थे कि ये जिंक सब्जेक्ट है, इसे छोड़ दो, इसे मत करो, ये करोगे तो और प्रॉब्लम्स होगी। अलग अलग तरह की कहानियां हर बार कहीं ना कहीं मैं भी सुनता था। शफक जैसे मुझे भी लोग बोलते थे तुम काम कर रहे हो, अच्छा नहीं तो बंद हो गया ना। मैंने बोला बंद नहीं हुआ, मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी शूटिंग प्लान कर रहा हूँ। अच्छा करो होगा। ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, पर मुझे ये लगता था, मैं ये कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि ये कहानी मैं कहूँगा, ये कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से मुझे बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन थी। हम सब ने उसका फ्रूट एंजॉय किया।
तो मेरा मानना ये है, मैं हमेशा ये हर इंटरव्यू में भी बोलती हूँ, जब लोग मुझसे मेरे कैरेक्टर के बारे में या कुछ भी और भी बातें करते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई फील दैट द स्टार ऑफ दिस शो इज द राइटिंग ऑफ द शो। जो इस शो में लिख दिया गया है, जो कि आपने अभी मेंशन किया कि वो 5 साल जब आपको अड़चने आ रही थी, तो यू वर जस्ट डाइविंग इन टू रीड मोर अबाउट इट, और आप अपने थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा ब्रॉड कर रहे थे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा। सो यू नो, लीड मी थ्रू योर राइटिंग प्रोसेस। क्या किया आपने, वो मैजिक कैसे क्रिएट किया? नहीं, राइटिंग इस सीरीज में राइटिंग एज अ टीम, हमारी राइटिंग टीम मतलब मेरे साथ शामिन जोसेफ, राधिका आनंद एंड मिस्टर मिहिर भूता, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं और हमारे साथ, तो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थे। हम लोग दिन में हर दिन 6-6 घंटे 7-7 घंटे डिस्कस करते थे कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये डेली सीरीज है और हमने बहुत महीनों पहले काम स्टार्ट किया था। पर कहीं ना कहीं जो राइटिंग थी वो बहुत टाइट लिखी, मतलब बहुत ही हमने सोच के हर एक चीज पे डिबेट करके, हर कैरेक्टर के टेक्स के बारे में, क्यों वो ऐसा कहेगा, उस समय अगर ऐसा हुआ था। हम क्या करते थे कि हमारी रिसर्चर होती थी माधवी नरसले फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, शी वाज द हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो वो हमारी एक रिसर्चर थी। तो वो हमको अलग अलग, क्योंकि महाभारत में कैसा है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने वर्जन्स लिखे हैं महाभारत के, तो आप कौन से वाले फॉलो करें, आप कौन सी चीज दिखाएं। तो मैं क्या करता था कि I'll just stop you here for 1 minute. आप ये क्लैरिफिकेशन ऑडियंस को दीजिए। आप बहुत ही, जो आपने हमें इनिशियली दी थी, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे ब्लेटेंटली कमेंट कर, ये आपने गलत दिखाया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ था। How do you want to answer that? Please incorporate that in your answer. हाँ, देखो उसमें क्या होता है कि हर स्टेट में, जैसे हमारे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग वर्जन्स हैं महाभारत के, अगर हम साउथ जाएंगे तो अलग वर्जन्स हैं, अगर हम नॉर्थ जाएंगे तो अलग वर्जन्स हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक कहानी एक नेशनल स्तर पे सबके लिए कहते हो, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि पहले रिसर्चर से उस स्टोरी पॉइंट पे, उस कहानी के सब अलग अलग जो पॉपुलर टेक्स्ट हैं, जब गीता प्रेस हो गई, भंडारकर इंस्टीट्यूट की टेक्स्ट हो गई, अलग अलग वर्जन्स हम पहले पढ़ते हैं कि इस कहानी के बारे में, इस हाई पॉइंट, इस स्टोरी के बारे में क्या लिखा गया है अलग अलग ग्रंथों में। तो उससे हम अपने माइंड्स के क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये क्यों हुआ होगा, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैसे हमारे डिबेट्स होते थे रिसर्चर के साथ में कि मैम अगर हम लोग ये चीज़ दिखाएं तो क्या गलत होगा, अगर ये हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था। ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हम करते थे। तो आप राइटिंग टीम की बात बोल रही हो, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई राइटिंग टीम वॉज पर्सन कॉल्ड मिस्टर मिहिर भूता। आई थिंक उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे हैं इस सीरीज में, जिस तरह की काम उन्होंने किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी बहुत पैशनेट थे कि उनको महाभारत लिखने का मन था। बेस्ट पार्ट क्या था हमारी पूरी टीम के बारे में, सिर्फ राइटिंग ही, हम हमारे क्रिएटिव में नितिन, अमोल, बहुत सारे लोग, सभी कोई हम चाहते थे कि हम अपना बेस्ट काम करें। When did you actually sit down to start writing the show? No, I think we started developing the show. I think you were briefed on it, and after 5-6 months, I think half the industry writers would have come and become a part of the show and left at some point in time. Okay. बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, वो आपको पसंद नहीं आता, कुछ को लगता है कि ये शो कभी वाला है तो वो छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने साथ काम करते कर कुछ काम किया, तो बहुत सारे राइटर्स 2-3 साल में बहुत सारे राइटर्स अलग तरीके के अलग अलग स्ट्रेंथ्स के साथ वाले आए और बहुत छोड़ के चले गए। किसी के साथ हमारी नहीं जमी, के साथ उनको लगा कि ये शो कभी आने वाला नहीं है, ये ऐसे ही काम हो रहा है, टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए, बट फाइनली मुझे लगता है कि हम तुरंत एटलीस्ट 1.5 साल पहले से हम लिख रहे होंगे। From the current writing that we had, I think it would have been at least a year before telecast we were writing the show. Because by the time हम on air आए, हम already 50 episodes shoot कर चुके थे। By the time we had already shot 50 episodes, we had given around 25 masters to the broadcaster to Star Plus. Is that a norm in the industry? Normally we shoot today for today's telecast. This is the normal norm in television. I wish you know that, Pooja ji. I thought you are aware. Oh, you're so मैंने आप ही के प्रोडक्शन हाउस में 2 शोज किए हैं, तो जो आपकी टीम सिखाती है मुझे बस वही आता है। बट माय क्वेश्चंस आर राइट नाउ ऑडियंस की तरफ से। हाँ, तो ऐसी कहानी नहीं है कि हमने कल डिस्कस की परसों, ये बोल नहीं सकते।
इसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन आपने भी दिखाया टुवर्ड्स योर कैरेक्टर। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर काफी बहुत डेडिकेटेडली इस पे काम किया, इसीलिए ऐसी चीज बनी। मैं हमेशा कहता हूँ महाकाव्य, I mean, इसीलिए it's called महाकाव्य, it's the biggest narrative ever written in India। और आप लोगों ने उस चीज को लिटरली ले लिया, मतलब जैसे बोला कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि इसे समझ के लिखना, तो आप सब लोग मिनी गणेशास बन के मतलब इतनी इंटेंसली समझ के आपने उसको इंटरप्रेट किया। ऐसा नहीं है एक्चुअली। मुझे क्या लगता है कि अगर कोई चीज मुझे कन्विंस नहीं कर रही है, अगर मेरे दिमाग में खुद बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मेरे दिमाग में मुझे ही लग रहा है ये चीज अगर ऐसी हुई होगी तो इसको अगर द्रौपदी फॉर एग्जांपल आग से निकली तो कैसे उसे मालूम था कि जिंदगी क्या है? क्या उसे करना आता था? क्या वो चीजों को देख पहचानती थी कि ये चीज ये है, ये है? क्योंकि वो तो आग से इमर्ज हुई है, तो उसके नॉलेज लेवल्स क्या होंगे? तो वो कैरेक्टर, और क्योंकि आज की ऑडियंस, मतलब मैं एज अ व्यूअर मैं ये क्वेश्चंस पूछता हूँ, मुझे ये समझ है कि मेरे क्वेश्चंस अगर मुझे ये अपील कर रही हैं, मुझे स्ट्राइक कर रही है, तो व्यूअर को भी करेंगी। तो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मुझे अगर लगता है कि ये क्वेश्चंस और ये लॉजिक्स वर्क करते हैं तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ओके, कृष्णा सीख जो इतनी फेमस हुई, और मैंने उस दिन सखा का पोस्ट पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि द फेमस स्वयं विचार कीजिए आपका इनपुट था। ही वाज लिटिल जिटरी, वो नहीं करना चाहते थे, बट आपने इंसिस्ट किया कि स्वयं विचार कीजिए। मतलब आपने पूरी सब कुछ ज्ञान सारा कृष्ण के थ्रू कह दिया, और फिर उसके बाद द टेनिस प्लेयर दैट यू आर, आप यू थ्रू द बॉल इन द व्यूअर्स कोर्ट एंड सेड स्वयं विचार कीजिए। टेल मी समथिंग अबाउट कृष्ण सीख, बिकॉज़ इतनी पॉपुलर, इट्स सो लव्ड। नहीं, व्हाट वाज द टेक्स्ट होता है, वो सब टेक्स्ट क्या है, उन सब कारणों से तो कृष्ण एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनके थ्रू से हम सब कुछ कह पा रहे हैं, और हमें एक सूत्रधार की जरूरत। सूत्रधार भी नहीं, हमने सूत्रधार की तरह कृष्ण को नहीं यूज किया है। अगर आप देखेंगे तो हमने कृष्ण भगवान को ऐसे यूज किया है कि वो हर कहानी में जो हम दिखा रहे हैं उसके भावार्थ को, उसके सबटेक्स्ट को व्यूअर्स को समझाएं। तो ऐसा नहीं था कि कभी भी कृष्ण और वो पहले आ जाते थे एपिसोड में, वो भावार्थ पहले दे जाते थे, और फिर आप देखते थे कि अच्छा ये एपिसोड फॉलोड लाइक दैट, ये चीज पहले ही कृष्ण ने हमें बताई, राइट? स्टोरी के एंड में हर एक कहानी के एंड में वो कभी भी एपिसोड के बीच हो सकता था। तो हमने कृष्ण को ऐसे यूज किया कि कहानी का भावार्थ हम बताएं उसके। और जहाँ तक स्वयं विचार कीजिए, ऑफ कोर्स वो डायलॉग स्क्रिप्ट पे था, जो डायलॉग स्क्रिप्ट था कि स्वयं विचार कीजिए से हम एंड करते हैं, पर मुझे लगा हम हर बार स्वयं विचार कीजिए से एंड करते हैं तो हमारे कृष्ण के साथ में एक सिग्नेचर हो जाएगा कि हर बार जब वो कहेंगे तो वो एंड में स्वयं विचार कीजिए को बार रिपीट करते हैं। तो सौरभ को लगा कि सर ये कुछ ज्यादा तो नहीं होता है, विल इट बी लाइक टू मच, ये बोलना जरूरी है क्या हर बार? तो मुझे लगा तुम हर बार रिपीट करोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ये थॉट एंड लोगों के साथ एक बार रहे तो बेटर है, और ये लाइन बार रिपीट करे तो और इम्पैक्टफुल होगी। तो सौरभ ने किया कन्विक्शन के साथ, एज ऑलवेज, इसलिए लोगों को पसंद है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एक्टर, हाउ ही सेज द लाइन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लाइन, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू स्पीक द लाइन, किस तरह से आपको लाइन डिलीवर करते हैं, उससे उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। My next question regarding the writing is related to the mammoth चीरहरण sequence। अब वो हमारे लिए शो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीआरपी हाई पॉइंट है, और वो शो का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से जो महागाथा है ये एक टर्न ले लेती है, और जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही डिप्लोरेबल एक्ट है, बहुत ही शर्मनाक है। हाई पॉइंट बोलते हैं ऐसे, बट ये हाई पॉइंट है नहीं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। और उसको इतनी ब्यूटीफुली, इतनी अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया। आई नो दिस बिकॉज मैंने एक्टिंग की है उसमें, कि एक भी वीक मोमेंट नहीं लिखा, मतलब एट नो पॉइंट इज इतना कुछ हो जाने के बाद भी एक वीक मोमेंट नहीं है द्रौपदी के लिए। एंड यू नो टुडे इन टुडेज लैंग्वेज दे कॉल इट लाइक अ वोक कॉन्सेप्ट, यू नो, जहाँ धर्म और अधर्म की बात हो रही है, द्रौपदी सिटिंग देयर एंड डिस्कसिंग कंसेंट, कि वो एंड तक ये बोल के जाती है दुर्योधन की कि तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना दासी नहीं बना सकते, एंड शी वॉक्स। Tell me, how did you go about writing that sequence? I think that तो पूरा वस्त्रण वाला सीक्वेंस था। अगर मुझे एग्जैक्ट पर एपिसोड्स भूल रहा हूँ, हमने कितने एपिसोड्स लिखे, अगर आप देखेंगे तो हमने हर कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ द्रौपदी का ही ऐसा नहीं था। बिकॉज इम्पोर्टेंट पार्ट है महाभारत की कहानी में, सब इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि ये ब्लैक ये व्हाइट है, उसकी हर कैरेक्टर ग्रे है, पर कहीं ना कहीं लोग समझते हैं मास मीडियम में कि दुर्योधन बहुत ही बुरा इंसान है। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर एक महाभारत की कहानी में ऐसा ही है कि अगर कोई भी
एक पूरी सभा, सारे के सारे हमारे मेन लोग, फ्रॉम राजा से लेके भीष्म, धृतराष्ट्र तो है, विदुर, चारों पांचों पांडव, दुर्योधन, उसके सारे भाई कर्ण, ये सारे द्रोणाचार्य, सारे के सारे बड़े से बड़े, सबसे बड़े लोग उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एक औरत का अपमान है, और ये सब कोई कुछ नहीं करता। कहीं ना कहीं राइटिंग का सुर में सबसे पहले थॉट यही था कि कैसे लिखें कि ये सारे लोग भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड रहे, क्योंकि हम पसंद करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अग्री करें या डिसएग्री करें, वो हमारे ऊपर था एज अ व्यूअर, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो मालूम होना जरूरी। तो इसमें हमें बहुत टाइम लगा, कितने एपिसोड लेके मालूम नहीं, नितिन ने मेरे को अभी बताया था कि हमने आई थिंक 13 या 14 एपिसोड किए होंगे इन टोटल, बिकॉज उसमें बहुत सारे एंगल्स है, सारे पांडवों को एक करके हारना, यू नो, फाइनली द्रौपदी का वहां पे लेके आना, तो बहुत सारी स्टोरीज में पॉइंट्स थे। तो उस पे जैसा हमने किया था, अगर तुम्हें याद होगा, तो हमने पहले, क्योंकि हम बहुत एडवांस में थे टेलीकास्ट से, क्योंकि हमारे पास काफी एपिसोड्स थे, तो हमने क्या किया था, ये सारे एपिसोड्स हमने पहले लिखे थे, और अगर आपको याद होगा तो हम लोग सेट्स पे आए थे, सबको बैठाया था, सारे एक्टर्स को बैठा के हम रीडिंग की थी कि ये रीडिंग है, ये डायलॉग है, आप लोग सुनो, हर कैरेक्टर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आपको क्या लगता है, यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क एवरीबॉडी, देन वी कोरियोग्राफ द होल सीक्वेंस बिकॉज़ इट्स सच अ टफ सीक्वेंस, बिकॉज़ फॉर मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट आई फेल्ट दैट Krishna will not be smiling and supporting Draupadi. There has to be a message that goes through this sequence. अगर आपको याद है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था, वो सेट पे हमने इम्प्रोवाइज किया था कि अगर एक औरत की साड़ी पुल की जा रही है सबके साथ, तो ये बाकी सब मर्द जितने बैठे हैं वो कपड़े पहन के कैसे बैठे हैं, ये हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था। और ये सेट पे हमारे डिस्कशंस जो हो रहे थे, one of all of us was sitting or discussing something and someone gave this idea and I said that's a good one. I remember Arav sir gave this idea. Arav, yeah. Arav gave the thought that how is it Shakuni with his clothes on? Why is he not removing it? I was like, why is Shakuni being Shakuni? You know Pranit very well. What a brilliant actor. और सबसे beautiful बात थी, everyone agreed. तो इतने convinced थे कि हाँ, इतने ऐसे होने के बाद, द्रौपदी के साथ ये होना चाहिए. And then I remember everybody, all the boys started pumping. Because सबको suddenly bare body scene करना था, so everyone was pumping, and I was telling everyone क्या सोच के आए थे, द्रौपदी का चीरहरण देखोगे, look what has happened to you. And if you remember, our Dhritarashtra, अपना Dhritarashtra, he was not wanting to do anything because even मैं तो राजा, सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने सबके जाएंगे, नहीं सर, पर मेरा कैसे जा सकता है, मैं सबके जाएंगे, सबके मुकुट जाएंगे, एक नारी का है, आप अपने बच्चे के प्यार में इतने अच्छे हो गए हो, जो allowing a girl to be disrobed in public, तो आपका सबसे पहले जाए. So yeah, that was a great thing. The second point was that I wanted a very deep message to go through this sequence to the viewers. तो हमने कृष्ण को दिखाया कि वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं. कृष्ण उसके बाद व्यूअर्स को बोलते हैं कि जब भी समाज में ऐसा होगा, कि समाज में अपमान होगा, तो ये इस तरह की चीजें वैसे महाभारत हो. तो मुझे लगता है कि बहुत ही हार्ट टचिंग था, बहुत सारे लोग रो भी रहे थे सेट पे. मुझे अभी भी याद है, शकीर सेट पे मेरे से आके गले मिल लिया, वो रो रहा था because he was feeling that whole emotion there on the set. I think you being you, I don't know how you did it. Can I tell the viewers what you were doing? Do you remember? I don't. You can tell me. I mean, remind me. viewers को मालूम होना चाहिए कि पूजा शर्मा जी जो है हमारी इतनी कमाल की एक्टर हैं, उनकी आंखें मुझे ब्लड चाहिए थी, और बहुत जगह मुझे वो ब्लड रेड आंखों के शॉट्स भेजे गए हैं. मुझे बहुत लोग ऐसे इंस्टाग्राम या इस पे रहते हैं, तो वो जो ब्लड रेड आंखें हैं पूजा की, वो दिख रही है, वो आंखों में खून आया हुआ है. मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हुआ. तो उसकी आंखें लाल हो नहीं रही थी, तो अपनी ट्राई कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, आई में ग्लिसरीन ले रही थी, पर वो रेडनेस जो मुझे चाहिए थी वो नहीं आ रही थी. तो कहीं ना कहीं अमोल शायद ये आइडिया दिया कि सर अगर हम लोग ऑरेंज मतलब ऑरेंज संतरे को पील कर संतरे का स्प्रे आँख में मारेंगे तो उससे आँखें लाल हो जाएंगी. तो मैंने बोला अमोल, संतरे का पील आँख में मारने से आँख जलता है, एसिडिक होता है, आँख जलती है. बोलता हाँ सर, उससे करेंगे ना तो उसकी आँखें लाल हो जाएंगी.
मैंने कहा नहीं ज्यादा हो जाएगा। उसने मैंने देखा पूजा जी बैठी है, वो बोल रही हाँ ले आओ करती। तो Amol was constantly after every shot. Pooja was sprayed acid in her eyes through that orange peel. And moment that would come in, she would scream, मुझे लगता है जल्दी start करो. And that's how we were shooting. And with that pain, it was real pain actually, Pooja. It was real pain. Actually, no. So we didn't realize initially, क्योंकि उन्होंने पहली बार स्प्रे किया, दूसरी बार स्प्रे किया. It takes a while. 2 सेकंड लगते हैं. But I think none of us had that patience. वो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, and then we waited. And then I was on fire. I remember that moment. Screaming, let's go fast. But it must be really painful. I don't know how you were still emoting through all that orange. I have my brother to thank. My brother has played so many pranks. बचपन से मेरा भाई जब संतरा खाता था, पहला चीज he'd do this to me. I think so. Thanks to him, I think I could do the cheer. जिंदगी में संतरा ऐसे काम आने वाला है? Never, sir. इस शो ने बहुत कुछ सिखा दिया कि ऑरेंज का ये फायदा भी होता है. Just before that, the whole falling thing, the look towards Arjun and the Pandavas. You know, just the other day, when I got that snapshot, I watched. I actually felt that close up of the eyes that we took, that cutting back to all the Pandavas, also feeling that. I think that was a brilliant emotion that we could get. I think you guys did a wonderful job. I know, it was a very supportive team, sir. I mean, Dushasan, you know, I mean, देखने में the mighty Dushasan, the evil Dushasan. I call him the gentle giant. मतलब आपको मालूम है कि वो literally जब आपने मुझसे कहा था कि देखो मार पीट के घसीट के ला रहा है पर शेरनी को लेके आ रहा है, so I was supposed to retaliate और वो लड़का मुझसे मार खा रहा था. Trust me, there is not a single moment कि उसने एक strand of hair नहीं pull किया मेरा. उसने जितनी बार मुझे फेंका है कि वो मुझे फेंकता नहीं था. मतलब सारी उसकी एक्टिंग उसी सीन में निकल के आई है. He was acting throughout. There was no force used. वो मुझे फेंकने से पहले he'd make a grunting sound कि मैं फेंकने वाला हूँ, so be ready. And then you know, henceforth it was my action to take the acting. Such a lovely supporting person, and I think everyone's emotions इतनी beautifully निकल के आए हैं उस सीन के अंदर. हाँ, जैसे दुर्योधन भी था हमारा अर्पित, वो भी एक बहुत बड़ा जेंटल जायंट है. वो ऐसे दिखता है दुर्योधन जैसा, उसको लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप कपटी लगते हो, कमीने लगते हो, ये लगते हो, वो लगते हो. वो रियल लाइफ में इतना बड़ा सॉफ्टी है, वो इतना अच्छा आदमी है. Such a nice soft person, but the evilness that he got on the screen, I think he was really commendable, brilliant work. No? He was commendable. In fact, an actor friend only pointed out कि you know, अगर आज के point of view से देखा जाए, especially चीरहरण में दुर्योधन was like, you know, वो एक जिद्दी बच्चा लग रहा था, privileged बच्चा. He was the equivalent of the privileged kid of today. You know, आज के जमाने का कि मुझे जो चीज चाहिए तो चाहिए, मैं ले लूंगा, मेरे को तो चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसके लॉजिक्स. And the father is just giving in. वो father दिल के हाथों मजबूर है, वो जो उसका बेटा कह रहा है करते जा रहा है. वो जो उन्होंने जिस तरह से इस समय अभी टाइम किया, मैंने इस टाइम जब देखा तो मैं अर्पित की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस हुई. Besides of course like the cheer. Now which was the most difficult scene for you to write? सबसे मुश्किल सीन कौन सा था लिखने के लिए? सबसे मुश्किल सीन मेरे हिसाब से ये जो चीरहरण के सीक्वेंसेस थे ना, ये स्क्रिप्ट थी, हर एक कैरेक्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था. बिकॉज जहाँ पे सारे लोग, इसके बाद तो इट वाज आउट इन द ओपन, यू नो, कि हमारे बीच में अब इतनी बड़ी बात होगी, इसके बाद तो अब हाउ डू वी गेट बैक फ्रॉम हियर. दिस सीक्वेंस ओनली वाज द टफेस्ट सीक्वेंस टू राइट, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑल द डायनामिक्स चेंज, ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द इंटरपर्सनल इक्वेशंस केम आउट ऑन द फोर कि अब यू नो, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे देखते हैं. वी वर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द वॉल फ्रॉम हियर. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था, ये पूरी जो एस्पेक्ट थी. और दूसरा एक और चीज होती है, जहाँ से आप कहानी की शुरुआत करते हो. क्या होता है कि आपके पास इतनी बड़ी गाथा है, इतनी कहानी है, आपको लगता है कि अब हम इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से कौन सा धागा पकड़े, क्या हम कहानी पकड़ के हम किस तरह से इस कहानी के अंदर घुसे, यू नो. तो जो इसके पीछे एक स्टोरी है. पहले हमने इनिशियल एपिसोड्स लिखे थे, तो वो हमने गांधारी से शुरुआत की पूरी कहानी. हमने गांधारी जो मेरी वो हमारी रिया दीप्सी, I'll come to the casting aspect. Yes. सबसे the child who played the mother of 100 kids herself, you know, an underage girl playing a mother to 100 kids. Yes.
But yeah, so we were starting with a girl's plight called गांधारी, जो अपने किसी सिचुएशन के अंदर वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध देती है, you know? फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको भीष्म की कहानी से स्टार्ट करना चाहिए। पर भीष्म की कहानी में कौन सा धागा पकड़े, किस तरीके से हमें सत्यवती की कहानी दिखाई। शक्तिनी played सत्यवती so well because I'm really fond of her as an actor. शक्तिनी को मैंने बोला कि तुम एक एक्टर प्ले करो, little worried about grey hair later. I thought don't age, don't worry, just play the character, right? तो मुझे भीष्म की कहानी से हमने स्टार्ट किया। उसके स्टार्टिंग का धागा हमें कुछ टाइम लगा क्रैक करने में। तो वो मीर जी बैठे थे, मुझे याद है, और तो डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही घंटों के बाद एक ऐसा थॉट आया कि जो शुरुआत वाला हमारा पहला सीन है महाभारत का, कि शांतनु और सत्यवती एक बोर्ड के ऊपर बैठे। आपको तो मालूम है कि राजा शांतनु है और ये सत्यवती के साथ क्या होने, और वहां से वो देखती है कि एक मछली है, दो पकड़ के आई है, और वो मछली पकड़ती है। वो बोलती है कि वो डायलॉग आई थिंक लिखा थी कि अगर ईश्वर ने आके ये सारा जहां दिखता है तो मैं सपने छोटे कैसे रख सकती, फाइंड हर कैरेक्टर। मैं अभी एग्जैक्ट टाइम बोल रहा हूँ, बट that starting part was very very difficult to crack the beginning, and then came these very intensely emotional part. That was one, and second was what would Draupadi do when she gets to know this Draupadi of today's would do when she's told to marry 5 of them. How do we handle that part? So that also had a lot of impact. So there were various places, but these points were really difficult. मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं पांडव। I can't see them individually. I always see them as a band of brothers, you know, 5 के 5 एक साथ। तो आपने जब मतलब आपने कुछ उस पे काम किया कि इन पांचों को you know कि इनकी बॉन्डिंग बननी चाहिए। Was there any behind the scene happening आपकी तरफ से कि इनकी बॉन्डिंग हो, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अपेरेंटली अब तक भी है। हाँ, बहुत सारी। देखो, मुझे क्या लगता था कि नॉर्मली जब हम रेगुलर सोप्स करते हैं तो हम घर से जाते हैं, हम नॉर्मल अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, जो भी ड्रेस होता है वो पहन के भी, इट्स नॉर्मल लाइफ। बट इस तरह की कहानी कहना, उसमें सारे एक्टर्स उनको लगना चाहिए कि वो पहली बार मुकुट पहन के नहीं खड़े हैं। वो जो वेपन हाथ में पकड़े हैं, वो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो एक्टिंग करते हुए हाथ में वेपन पे उनका ध्यान है, बिकॉज वो पहली बार अपनी धनुष पकड़े या गदा पकड़ के खड़े हैं। So I wanted all the actors to know each other, them to be comfortable with what they are wearing. तो हम उनको मुकुट पहनाकर रेडी करते थे कि तुम लोग अब एक्टिंग रिहर्सल्स करो मुकुट पहन के, क्योंकि जब आप जब आप सीन कर रहे हो तो आप हाथ में गदा पकड़ के रहो, तो ऐसा ना लगे कि आप एक्टिंग करते हुए आपके दिमाग गधे पे रहे कि ये बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मली इतने हल्के नहीं होते थे कि बहुत भारी हो रहा है, आपका दिमाग वहां जाए। और व्यूअर को ये लगना चाहिए कि ये सब आर्मरी, क्योंकि ये वॉरियर्स हैं, तो इनकी वेपन्स आर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल लिफ्टिंग इट। तो हमने बहुत सारे ऐसे 12 फीट के वेपन भी बनाए जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल थे। फिर हमें कुछ छोटे वेपन्स बनाने पड़े टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम अ शूटिंग स्टैंड पॉइंट, एज यू नो हाउ एक्सपीरियंस्ड आई वाज आल्सो एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो वो सब भी हुआ, पर इनके साथ में इनकी डिक्शन क्लासेस, इनकी साथ में एक्शन वर्कशॉप, इनकी हॉर्स राइडिंग, इनके अलग अलग, तो वहाँ पे इन भाइयों की सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। तो सेट में जैसे पांडव और कौरव 2 अलग ग्रुप बन के भी थे, तो वो एक नॉर्मली, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं ऊपर अंदर से लगता था अच्छा हो रहा है, ये जो इमोशन हम लोग लिख रहे हैं वो जेन्युइनली सेट पे दिख रहा है। तो वो भी मुझे अच्छा लगता, कहीं ना कहीं मैं किसी से बोला नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगता था कि वो थोड़े अलग अलग रहेंगे ना तो वो दिखता है स्क्रीन पे। इट वाज अ वेरी सेल्फिश एक्ट फॉर मी। वेरी स्मार्ट। ऑफ कोर्स आपने इमोशनल स्टोरी बताई कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, ये तो हमें पता है, और गांधारी ने क्या इमोशंस फील किए जो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। बट इज इट सिंबॉलिक ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि दोनों माता पिता, एक नेत्रहीन थे, दूसरे ने आंखों में पट्टी बांध ली, इसलिए कौरव ऐसे थे जैसे वो बन गए? Are you getting my question? What are your thoughts on that? Yeah, these are thoughts. This is exactly ये thoughts मुझे episodes, मुझे ऐसा लगता है कि इन थॉट्स के बेसिस पे ही सारी राइटिंग हुई है महाभारत में। जब तक हमने हर कैरेक्टर के साथ ये थॉट्स पे क्लैरिटी नहीं ली अपने दिमाग में, तब तक हमने कुछ लिखा नहीं उनके बारे में। मुझे हमेशा लगता है कि महाभारत के थ्रू से लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे के प्यार में अंधे हो गए तो आपका बच्चा दुर्योधन, कि अपने पुत्र प्रेम में, I think we lost your voice. हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने if you are so much in love with your child that you forget everything and you do go to any extent, you will be blinded. And that is why they made Dhritarashtra blind. Because I ask questions like, why have they written Dhritarashtra blind? Why would a girl just put a patti around her eyes and decide to never open it just because her husband's blind? Is she that pativrata, or she made a sacrifice in her life because of her situation? So we've explored all of that even before writing the episode. So for me, with Riya, I wanted someone with beautiful eyes. I wanted somebody who looks so pretty that she's, when she looks at herself in the mirror, before that scene, that was the first scene I directed in Mahabharat, is a scene where Riya अपनी आंखों में पट्टी बांधती है. वो पहला सीन था जो मैंने डायरेक्ट किया था, जहाँ वो बैठ के अपने आप को आईने में देखती है और उसके बाद वो आईने में बढ़ती है और वो सोचती है, वो शिवलिंग उठाती है, शिव जी को प्रणाम करती है, उसके बाद अपने बैग से वो कपड़ा निकालती है, उसके बाद अपनी आंखों की तरफ बढ़ाती है. वो सीन मैंने डायरेक्ट किया था. आई वांटेड टू प्ले विद हर इमोशन. शी वांटेड टू सी हरसेल्फ. कोई भी इंसान ऐसी चीजें एक दिन में नहीं करता, वो सोच के करता है. तो वो सारी चीजें हमने एक्सप्लोर की हैं. मैंने रतन को दोपहर को 2 बजे फोन किया. मैंने उससे बोला कि ऐसा यहाँ पर ये सिनारियो है, तुम ये रोल प्ले करो. उसने बोला मैं आ जाती हूँ, मैं अब भी आ जाऊंगी, पर मुझे एक बात बताओ. मैंने बोला क्या? पहले क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? तो मैं पहले फिल्म नहीं बैठी. मैंने बोला ऐसा है कि पहले तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, ये बात बिल्कुल सही है, पर तुमसे बेटर एक्टर कोई नहीं है. मुझे लगता है तुम 100% you will do something else altogether. तुम आ जाओ. She took the next morning flight and she was in Kashmir. हम उस दिन मिले, हमने बात की और एक दिन के अंदर we started shooting with Ratan as Amba in Kashmir. हमने वो परशुराम वाला सीक्वेंस किया पुनीत सर के साथ, पुनीत जी के साथ में, दुर्योधन इन दी महाभारत इन कश्मीर. वो वाला सीन मैंने किया. तो रतन छोटी सी है. The kind of performance she gave, the aggression that she gave was brilliant. I think she deserves a big thank you from all of us for coming in at the time when we really needed her. Thank you so much sir for joining in. मैं मुझे लगा था सवाल कम पड़ेंगे, but मेरे सवाल ही अभी तक पूरे नहीं हुए. बहुत से एस्पेक्ट्स अनटच्ड रह गए. करते जब भी पूछा, whenever we can plan. So yes, I guess maybe we'll do a session 2. हम प्लान करते हैं और हम करते हैं. Thank you so much for joining in. इतने anecdotes देने के लिए. Thank you so much.